जरा सोचिए, आपने अपनी गाढ़ी कमाई से एक अपना छोटा सा घर यानी कि आशियाना बनाया हो और अचानक की बाढ़ आ जाए और सब कुछ उसमें बह जाए, आपकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को बहा कर ले जाए, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन असम के लोगों के लिए यह कहानी कोई नई कहानी नहीं है। हर साल ये कहानी दोहराई जाती है। उनकी हर साल की एक दर्दनाक कहानी बनती है और यही एक सच्चाई है। इस साल भी बाढ़ आई और अभी तक आंकड़ों के अनुसार 75 लोगों को बहा कर ले गई। उनकी जिंदगी, उनका परिवार, सब कुछ खत्म हो गया और 80,000 से ज्यादा घर प्रभावित हुए हैं। आखिर असम के लोगों को हर साल इस दर्दनाक और भयानक हादसे से क्यों गुजरना पड़ता है, इस बारे में हम इस वीडियो में आप देखेंगे और इसकी तह तक जाएंगे कि आखिर क्या कमी रह जाती है और क्यों ऐसा होता है। वहाँ की क्या प्रकृति है, वहाँ की जलवायु क्या है कि जो हर साल वहाँ पे ये बाढ़ आती है और हजारों लाखों लोगों को तबाह करके चली जाती है। असम में इस तबाही का सबसे बड़ा कारण वहाँ की जमीन और नदियों की बनावट है। ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि पहाड़ों से ऊपर से ढलान की तरफ से बहुत तेजी से बहते हुए मैदानी इलाकों में आती है, लेकिन जैसे ही ये मैदानी इलाकों में आती है, ये पूरी तरह समतल जमीन पे पानी फैल जाता है और इस पानी के फैलने की वजह से ही जो तटीय इलाके हैं, जो समतल क्षेत्र में इलाके हैं, वहाँ पे बाढ़ के जैसी स्थिति बन जाती है। अब जरा आप ही सोचिए कि पहाड़ों से इतनी तेजी से पानी अगर आता है और जमीन पर फैलता है तो वहाँ पे क्या होगा? तबाही तो मचेगी और इस तरह वो पानी तटीय इलाकों में फैलकर बाढ़ का रूप ले लेता है और विकराल हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुवाहाटी जो है ना, एक कटोरी की तरह है। गुवाहाटी जो इलाका है एक कटोरी के आकार का है, जिसमें चारों तरफ पहाड़ है, मतलब ऊंचाई है, और बीच में जो है वो तटीय इलाका है। वहीं पे पूरा गुवाहाटी बसा हुआ है, जिससे जो पानी आता है वो बाहर निकल ही नहीं पाता है, वहीं के वहीं फैल जाता है। और यहाँ पे सिर्फ यही एक कारण नहीं है कि वो तटीय इलाका है, और भी कारण है कि वहाँ की जो झीलें थी उनको पाट कर वहाँ पे इमारतें बना दी गई हैं और वहाँ की जो नालियाँ हैं उनको साफ नहीं किया जाता है और उसमें कचरा भरा हुआ होता है, तो पानी की निकासी भी नहीं हो पाती। ये सब कारण हैं कि वहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनती है और बाढ़ आती है। ये सिर्फ तटीय इलाके, मतलब जो शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ की बात मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे ये स्थिति बनी है। और इन सब कारणों से सजा कौन भुगतता है? वहाँ की जो मासूम जनता है, उसको ये सब झेलना पड़ता है। तो अगर हम बात करें कि क्या पुराने जमाने में बाढ़ नहीं आती थी, तो मेरा जवाब है हाँ, आती थी। पुराने जमाने में भी बाढ़ आती थी, बट पहले के लोग बाढ़ से निपटने के लिए बहुत सारे अपने तरीके पुराने जमाने के अपना रखते थे। जैसे कि पहले लोग वहाँ पे क्या करते थे कि 6 फुट के ऊपर, बांस के ऊपर अपना घर बनाते थे, जिससे बाढ़ का पानी जब आए तो नीचे से ही बह के बाहर निकल जाए। और इतना ही नहीं, यहाँ पे खेती करने के लिए लोग वैसे ही खेती करते थे जो बहुत ज्यादा पानी होने के बावजूद, यानी कि धान की खेती जो करते थे, ऐसी धान की फसल लगाते थे जो अधिक पानी होने के बावजूद फसल खराब नहीं होती थी, और जैसे ही पानी वहां से निकलता था फसल की कटाई कर लेते। और पहले बहुत सी और भी तरकीबें होती थी जो पुराने के जमाने में लोग उसको अपनाते थे। जैसे कि जब बाढ़ आने वाली होती थी या इस तरह की घटनाएं होने वाली होती थी, तो जो वहाँ के जानवर होते थे वो ऊंचाई पर भागने लगते थे, यानी कि ऊंचाइयों पर चले जाते थे। तो लोगों को पता चल जाता था कि कुछ होने वाला है, यानी कि बाढ़ आने वाली है। और दूसरा तरीका कि नदियों में मिट्टी बहकर आने लगती थी, तब भी लोगों को अनुमान लग जाता था कि अब बाढ़ आने वाली है और लोग ऊंचाई पर चले जाते थे या अपनी व्यवस्था कर लेते थे। पुराने जमाने में लोग ये सब तरकीबें अपनाते थे, लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी, इतना सब कुछ विकसित होने के बावजूद इतनी सारी बाढ़ आ रही है और लोग फिर भी नहीं बच पा रहे हैं। जबकि आज भी बहुत सारी तकनीकी अपनाई गई है, जैसे कि नदियों को रोकने के लिए किनारे किनारे पे हजारों किलोमीटर तक बांध बना दिए गए हैं। लेकिन ये पानी का बहाव इतना तेज होता है कि ये इन सब बांध जो बने हुए होते हैं उनको अक्सर तोड़कर बाहर निकल जाता है। आज के समय में सैटेलाइट से भी मौसम विभाग ये सब जानकारियां देता रहता है कि वहाँ पे बाढ़ आने वाली है या घटनाएं इस तरह से जो भी होने वाली होती है, मौसम विभाग जानकारी देता रहता है। हमारी सेना और बचाव दल जैसे NDRF के लोग भी वहाँ पे तैनात रहते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं, और ये सब पहले से तैनात रहते हैं। तो ये सब आधुनिक तकनीकी हैं जिसके द्वारा हम बाढ़ से पीड़ित लोगों को बचाते हैं या बाढ़ से बचने के लिए हम ये सब उपाय बनाते हैं। और सरकार ने भी जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 9 लाख रुपए मुआवजा देने का भी काम करती है।
लेकिन क्या इन चंद रुपयों से लोगों का जीवन आसान हो जाता है या उनकी जिंदगियां लौट आती हैं, उनका जो भी नुकसान हुआ होता है उसकी भरपाई हो पाती है? तो मैं बोलूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाती, क्योंकि उनका खेत, उनका जानवर, उनकी मिट्टी सब कुछ तबाह हो चुका होता है। दोस्तों, असम की बात सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं है। इस तरह की बात अक्सर कई राज्यों में आती रहती है। इस बात को हमें समझना होगा कि किस तरह से पुराने जमाने के हमारे पूर्वज जो थे वो इस बात और इस तरह की समस्याओं से निपटते थे। हमें उनकी भी तकनीकी अपनानी होगी, और जो आधुनिक तकनीकी है उसको तो ठीक है हम अपनाते ही। असम के लोग सच में बहुत बहादुर हैं, जो इन सब घटनाओं से पीड़ित होकर भी अपने आंसू पोंछकर फिर से खड़े होते हैं और फिर से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। आइए इस मुश्किल घड़ी में हम सब लोग उन लोगों के साथ खड़े हों, और हमारे साथ हमारा जॉय मेकर एजुकेशन फाउंडेशन का परिवार भी उन लोगों के साथ है। अगर आप लोग उन लोगों का कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो आप जॉय मेकर एजुकेशन फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जो भी आप से सहयोग बन पड़ता है आप सहयोग करिए। हम ये उन लोगों तक पहुँचाएंगे, हमारी टीम उन लोगों तक पहुँचाएगी और उन लोगों का सहयोग करेंगे। कमेंट में आप लोग बताइए कि असम के लोगों के जज्बे को हम कैसे देखते हैं। हम उनको सलाम करते हैं, आप लोग भी उनको सलाम करिए।